स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या चीज होती है? पोटेंशियोमीटर एक स्पेशल टाइप का डिवाइस है। किस काम में आता है? आप सबने वोल्ट मीटर का नाम सुना है? वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है विच मेजर्स द वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके आता है। बट कोई भी वोल्ट मीटर ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं कर सकता उसकी बात करेंगे। पहली बात, अब वोल्ट मीटर, बाद में लिखना बेटा, पहले समझने पे ध्यान दो। A voltmeter can never measure EMF of a cell। जैसे एक सेल या बैटरी है मेरे पास 5 वोल्ट की, मैं उसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा दूं तो वो 5 वोल्ट नहीं मेजर कर सकता। क्यों नहीं मेजर कर सकता? क्योंकि जब मैं वोल्ट मीटर को बैटरी के या सेल के अक्रॉस लगाऊंगा तो करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो वो क्या मेजर करेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो कभी भी ईएमएफ मेजर नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो। मतलब व्हेन अ voltmeter is connected across a cell, then it draws current from the cell, due to which it measures terminal potential difference। मतलब आपके पास ये सेल है, इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप जैसे ही इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाते हो तो यहां पे करंट फ्लो करेगा। इस करंट फ्लो करने की वजह से जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी E माइनस IR। इट विल नेवर एवर मेजर ईएमएफ। ये पॉइंट समझ में आता है? सो अगर मुझे ईएमएफ मेजर करना है तो आई नीड अ डिवाइस which does not draw any current from the cell, because if the current is drawn then the voltage across the cell is always terminal potential difference. So to measure EMF we need a device which does not draw any current from cell while measuring its voltage। वोल्टेज मेजर करते वक्त करंट ड्रॉ ना करे, क्योंकि अगर करंट जीरो होगा तो वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगी? ईएमएफ के। वन सच डिवाइस इज पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो वो ये बेसिक डिस्टिंक्शन समझ में आई। मेजर वोल्टेज ये भी करता है, मेजर वोल्टेज वोल्ट मीटर भी करता है, बट वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए करंट ड्रॉ करता है। पोटेंशियोमीटर मेजर करने के लिए करंट ड्रॉ नहीं करता। क्योंकि वो करंट ड्रॉ नहीं करता इसीलिए वो क्या मेजर कर पाएगा? ईएमएफ मेजर कर पाएगा। इतनी बात क्लियर? क्या है इसका प्रिंसिपल, कैसे काम करता है, कैसा दिखता है, उसकी बात करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है और ये दिखता कैसे है वो देखो। ये ऐसा दिखता है। आपके पास एक बैटरी है, यहां पे एक पॉइंट मान लिया ए, इधर से एक वायर है, कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये, ये ए से बी तक जो मैंने बनाया
इट इज अ पोटेंशियोमीटर वायर। आपको इसे सीधी बना देते, ये क्या बनाया, ये मैंने कॉपर स्ट्रिप्स बनाई है, कॉपर कंडक्टर होता है, परफेक्ट नियर परफेक्ट कंडक्टर, कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये 1 मीटर लंबी लेंथ होती है। आप चाहते तो इसको एक सीधी वायर ले सकते थे, बट खुद सोचो एपरेटिस कितना बड़ा हो जाता। ये मैंने 4 वायर बनाया, मतलब ये 4 मीटर का पोटेंशियोमीटर है, मतलब इस पॉइंट से लेकर 4 मीटर दूर तक वायर बनानी पड़ती। तो उसको हमने क्या किया, ये है सीरीज में, देखो ये हो गया 100, यहां पे पहुंचे 200 सेंटीमीटर हो गया, फिर यहां पहुंचे 300 सेंटीमीटर हो गया, फिर ये 400 सेंटीमीटर का पॉइंट हो गया। मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर है, वो जो भी मैं दिखाऊंगा, वो 10 वायर पोटेंशियोमीटर है, उसकी वायर 10 मीटर की है। अब खुद सोचो 10 मीटर लंबा एपरेटस थोड़ी ना बनाएंगे, तो 1 मीटर लंबा ये बनाते, उसको ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये बात समझ में आई सेटअप। अब आगे कंटिन्यूएशन सर्किट कैसा होता है, इसके आगे लगा होता है रियोस्टैट। अभी मैं रीजन भी बताऊंगा रियोस्टैट ही क्यों लगाया, रेजिस्टेंस क्यों नहीं लगाया, रियोस्टैट का क्या काम है, वो सब अभी पॉइंट्स आएंगे एक एक करके। ये हो गया एक एमीटर करंट मेजर करने के लिए, दैट्स इट। ये हो गया रियोस्टैट, ये एमीटर, ठीक है। तो ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर सर्किट है। होगा क्या सर्किट में, आप जैसे ही सर्किट को स्विच ऑन करोगे, एक की लगा देते हैं, जैसे ही सर्किट को स्विच ऑन करोगे यहां से करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। इससे फायदा क्या हुआ, ईएमएफ कहां मेजर हुई, अभी वो नहीं कर रहे मेजर, पहले हम इस डिवाइस को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद इस डिवाइस से ईएमएफ कैसे मेजर होगी उस पे आएंगे। तो सबसे पहले इस डिवाइस को समझो, इस डिवाइस में है क्या क्या। इस डिवाइस में ये जो है, इसको बोलते हैं, ये जो वायर है ये है पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो वायर मैंने बनाई है, इट इज अ पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है, इसकी रेजिस्टेंस है, ये जो नॉर्मल ग्रीन वाली वायर्स बनाई है इनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वायर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। नाउ ये किसका, इसका प्रिंसिपल क्या है वर्किंग का, अगर मैं ए पॉइंट और यहां पे लेट्स से बी पॉइंट, इस पॉइंट की बात करता हूं, इन दो पॉइंट्स के बीच में कुछ वोल्टेज होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो आईआर होगा कि नहीं होगा। इसी तरह इस पॉइंट, ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी वोल्टेज होगी। किन पॉइंट्स के बीच में, ए और 1 या ए और 2, किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, ए और 2, क्योंकि लेंथ ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। यही इसका प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है, ए से आपने एक वोल्ट मीटर लिया और ये एक ली जॉकी, जॉकी देखिए ना स्कूल में प्रैक्टिकल्स में, तो वही जॉकी, उसको कनेक्ट करके अलग अलग पॉइंट्स में हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर is directly proportional to length of that section, provided wire is of uniform area of cross section and constant current flows through wire. वायर जो है वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए और उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए। अगर आप इसका स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे, शायद कराए हो, तो उसमें जॉकी दी होगी आपको, बोला होगा स्लाइड करो इसको जेंटली, प्रेस मत करना, क्योंकि अगर प्रेस करोगे तो वायर दब जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये प्रिंसिपल वर्क नहीं करेगा। क्यों होता है ये, इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, आर को पढ़ा रो एल बाय ए, तो V जो है
वो प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, प्रोवाइडेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट एंड करंट इज कांस्टेंट, और रो तो बचपन से ही कांस्टेंट है। सो आपके पास V प्रोपोर्शनल टू L यानी V इज इक्वल टू K टाइम्स L, तो K कितना हो जाएगा V बाई L। इस K को हम नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस K को नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। लॉजिकली दोबारा समझो, ये मैथमेटिक्स तो क्लियर होगी इसकी। नाउ दोबारा समझो, आप खुद सोचो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रियोस्टैट है। जितना भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो आपने यहां पे जो भी वोल्टेज लगाई वो इस वायर के अक्रॉस और इस रियोस्टैट के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। मतलब अगर आप रियोस्टैट को कम कर देते हो तो वायर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी। सोचो, अगर आप रियोस्टैट को कम कर देते हो तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो गई, यानी सीरीज में इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गई। और अगर आप रियोस्टैट को बढ़ा देते हो तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गई, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी। तो हम ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसका फायदा क्या, लेट्स सी। इससे होता क्या है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ से होता क्या है, मैं एक बड़ा सिंपल सर्किट बना देता हूं। यही वायर है, मैंने एक स्पेशल टाइप का पोटेंशियोमीटर बनवा दिया जो सिर्फ 100 सेंटीमीटर लेंथ की वायर है। ये AB पोटेंशियोमीटर वायर है, AB जो है ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर है। हुआ क्या, ये बैटरी लगाई और कुछ नहीं किया, एमीटर लगा दिया, मैंने रियोस्टैट भी नहीं लगाया। लो, बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल भूखा नंगा सर्किट बना दिया। कोई वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ पोटेंशियोमीटर वायर की है। अब सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज यहां पे मैं 10 वोल्ट का वोल्टेज बैटरी लगाता हूं, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं, तो 10 वोल्ट है, तो इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट, इजंट इट? जितनी भी वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगी। अब आपने अभी पढ़ा वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि पूरी वायर के अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है तो आधी वायर के अक्रॉस कितना होगा, 5 वोल्ट। 1/10 ऑफ द वायर के अक्रॉस कितना होगा, 1 वोल्ट। 2/10 ऑफ द वायर के अक्रॉस कितना होगा, 2 वोल्ट। मतलब ये जो वायर होगी ये वोल्टेज का स्केल बन जाएगी। ये 5 वोल्ट का पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 6 7 8 9 और ये 10, मानते हो? तो क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो दिस वायर एक्ट्स एज अ स्केल ऑफ वोल्टेज। वायर जो है वो वोल्टेज के फुट्टे की तरह, वोल्टेज के स्केल की तरह एक्ट करेगी। अब सपोज करो मैं बोलता हूं कि जॉकी से एक पॉइंट ढूंढो जिस पॉइंट का वोल्टेज 5 वोल्ट है। आप आसानी से ढूंढ सकते हो। आपने यहां से वोल्ट मीटर लगाया, जॉकी ली, मिडल पे टच करोगे, आप कहोगे सर मिल गया 5 वोल्ट। अच्छा जी, मैंने बोला 5.5 ढूंढो। 5.5 या 2.5 का मतलब क्या हो गया, 2 और 3 के बीच में भी 5 वो बन जाएंगे, 10 डिविजन्स हो जाएगा कि नहीं? अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना ढूंढना, क्योंकि 5.5 करूंगा तो 5.4 2.5 करूंगा, 2.4 और 2.5 के बीच में गैप बहुत छोटा है, उतना मोटा तो जॉकी का एंड होता है, ढूंढना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? इतनी बात मानते हो? अच्छा, अगर इसी सिचुएशन में रहते रहते मैं यहां पे एक रियोस्टैट लगा देता हूं। मैंने क्या किया, ये एमीटर है, मैंने साथ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अभी रियोस्टैट भी बाद में बात करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस लगाया इन सच अ मैनर कि यहां पे 10 वोल्ट था तो इसके पास 7 वोल्ट आ जाए, 3 वोल्ट इसके अक्रॉस हुआ। मतलब अब जो वोल्टेज का स्केल बनेगा, यहां 3 हुआ, यहां 2 हुआ, यहां 1 हुआ। 2.5 कंपैरेटिवली इजीली निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं? तो मतलब रेजिस्टेंस लगाने से मैं इसकी प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता हूं, प्रिसिशन बढ़ा सकता हूं। इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स
that how precise the measurement can be. मेजरमेंट को कितना ज्यादा प्रिसाइज कर सकते हो, मतलब मैं 2.5 मेजर कर सकता हूं, 2.55 भी अब कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में तो बहुत इजीली कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे तो 5.5 ही नहीं मिल रहा था, 5.55 तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरी चीज इसमें होती है रेंज। दो टर्म्स है। पहली कौन सी? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब कितना प्लेस ऑफ डेसिमल तक मैं इजीली परफेक्टली मेजर कर सकता हूं। दूसरा टर्म मैंने बोला रेंज। रेंज का मतलब क्या हुआ? रेंज मींस द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप टू विच मेजरमेंट कैन बी डन। अब एक बात देखो, यहां पे तो मैं 10 वोल्ट तक मेजर कर सकता हूं, बट यहां पे मैं मेजरमेंट सिर्फ 3 वोल्ट तक कर सकता हूं। तो मतलब अगर मैं सेंसिटिव ज्यादा बनाने की कोशिश करता हूं तो रेंज से मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लॉजिकली समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? इस एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, इस एग्जाम्पल में रेंज इज मोर बट सेंसिटिविटी इज लेस। इस एग्जाम्पल में रेंज इज लेस, 3 वोल्ट तक मेजर कर रहा हूं, बट सेंसिटिविटी इज मोर, इजंट इट? रेंज तो छोटी है बट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर बेटा? दोबारा लॉजिक समझो। मैंने क्या बोला? मेरे पास एक 1 मीटर लंबी पोटेंशियोमीटर वायर है, मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो जो भी मैं वोल्टेज लगा रहा हूं वो पूरी की पूरी इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस हो गई। वो पूरी की पूरी इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस हो गई। मतलब ये पोटेंशियोमीटर वायर एक किसकी तरह एक्ट करेगी? स्केल की तरह एक्ट करेगी। उस स्केल में अलग अलग वोल्टेज के वो हो गए इंटरवल्स। अब उस इंटरवल में मैं कोई भी पॉइंट की वोल्टेज को इजीली मेजर कर सकता हूं, बट मैं प्रिसाइज ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि छोटी लेंथ में बहुत सारे गैप्स हो गए, बहुत सारे इंटरवल्स बन गए। अगर मैं चाहता हूं मैं सेंसिटिविटी बढ़ा दूं तो मेरे को इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि सेम लेंथ में पहले मैं ज्यादा डिविजन्स कर रहा हूं, अब उसी लेंथ में कम डिविजन्स होंगी, तो मैं ज्यादा मेजरमेंट प्रिसाइज कर सकता हूं कि नहीं? दिस इज प्रिसाइसली द रीजन मैं रियोस्टैट यूज करता हूं। रियोस्टैट यूज करने से क्या होगा? मैं रेंज और सेंसिटिविटी के बीच में खेल सकता हूं। अगर मुझे रेंज किसी सिचुएशन में ज्यादा चाहिए, मैं रियोस्टैट को छोटा कर दूंगा, वहां की वोल्टेज रिलीज हो जाएगी, वोल्टेज कहां बढ़ जाएगी? इसके क्रॉस। और अगर मैं रियोस्टैट को बढ़ा देता हूं तो क्या होगा? वोल्टेज कम हो जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दिखा कितना ब्यूटीफुल डिवाइस है? तो इसका मतलब, कहने का सिंपल सा मतलब है, अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी बनते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया? सेंसिटिविटी का मतलब मैंने बताया कि कितना प्रिसिशन से आप मेजरमेंट कर सकते हो। सेंसिटिविटी मतलब हाउ प्रिसाइज द मेजरमेंट इज। कितना प्रिसिशन से आप मेजरमेंट कर सकते हो। सेंसिटिविटी को 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, ध्यान देना बेटा। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड in 2 ways. Number 1, by increasing the length of potentiometer wire. आप कहोगे सर ये कैसे? सपोज करो, वही पिछले एग्जाम्पल पे आते हैं, यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लगाया था, सपोज रेजिस्टेंस ना लगाया होता, सपोज करो रेजिस्टेंस की जगह मैंने वायर को ही लंबा कर दिया, वायर को 10 टाइम्स कर दिया, 10 मीटर की कर दी वायर। अब क्या होगा? वोल्टेज वही लगी हुई है 10 वोल्ट, आगे पूरा सर्किट वही है।
अब ये पूरी की पूरी 10 वोल्ट इस 10 मीटर पे आ गई। 10 मीटर पे आने से क्या होगा, डिवीजन ये 1 वोल्ट का हो गया, ये 2 वोल्ट का हो गया। 1.5 मेजर करना इजी होगा, 1.6 मेजर करना इजी होगा, 1.55 भी मेजर करना इजी होगा। कहने का मतलब इस सिचुएशन में क्या हुआ, सेंसिटिविटी बढ़ गई और इसमें रेंज सेम रहेगी। तो अगर मैं रियोस्टैट लगाता हूं, सेंसिटिविटी तो बढ़ा सकता हूं बट रेंज नहीं बढ़ा सकता, रेंज कम हो जाएगी। बट अगर मैं वायर लंबी ले लेता हूं तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा बट रेंज पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आपके पास एक सर्किट है, आपको स्कूल वालों ने एक फट्टे पे लगा के पोटेंशियोमीटर दे दिया, क्या आप उसकी वायर को चेंज कर सकते हो? ये तो फैब्रिकेशन के वक्त आप कर सकते हो। मतलब आपके पास एक 4 मीटर की वायर का पोटेंशियोमीटर है, दो ऑप्शन है आपके पास, दो पोटेंशियोमीटर पड़े, एक 4 मीटर की लेंथ का पोटेंशियोमीटर है, एक 10 मीटर की लेंथ का पोटेंशियोमीटर है। कौन सा प्रेफर करोगे? 10 वाला, क्योंकि उसमें क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा। ये आप फैब्रिकेशन करते वक्त कर सकते हो, बट एक बार आपने कोई सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसकी रेंज और सेंसिटिविटी से खेलने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, कहने का मतलब सेंसिटिविटी करने के लिए लेंथ ऑफ द वायर्स बढ़ाएं तो क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन द रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर, रेंज उतनी रहेगी। दूसरी बात, दूसरा तरीका, by adding a series resistor, सीरीज में रेजिस्टर लगा दें, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें, ड्यू टू विच द वोल्टेज अक्रॉस वायर decreases and sensitivity increases but range decreases। क्या ये बात समझ में आती है? सेंसिटिविटी तो बढ़ गई बट रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? इन दोनों सिचुएशन में आप एक चीज नोटिस करो, K इज इक्वल टू V बाई एल होता है। रेंज बढ़ा, सेंसिटिविटी के लिए या तो आप वायर की वोल्टेज को कम कर रहे हो या लेंथ को बढ़ा रहे हो, दोनों ही केसेस में K कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब सिंपल सा देसी भाषा में बात यह है कि सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड by decreasing potential gradient। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने से हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसी रीजन से हम लोग यूज करते हैं रियोस्टैट। दिस इज द रीजन वी यूज rheostat, so that according to our requirement we can manipulate between range and sensitivity। मुझे अगर रेंज ज्यादा चाहिए तो मैं रियोस्टैट को कम कर दूंगा, मुझे सेंसिटिविटी अगर ज्यादा चाहिए तो मैं रियोस्टैट को बढ़ा दूंगा। सो मतलब इफ वी नीड मोर रेंज देन वी डिक्रीज रियोस्टैट, एंड इफ वी नीड मोर सेंसिटिविटी we increase rheostat।
क्या ये समझ में आता है सारा? अभी तक हमने ईएमएफ मेजर नहीं किया, अभी तक हमने डिवाइस को समझा है कि वो कैसा होता है। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर है? आप सबको क्लियर है? अब हम पहले ये जितना मैंने बताया इसको प्रैक्टिकल की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले बेटा बेसिक पोटेंशियोमीटर की वर्किंग देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर डिवाइस क्या है और कैसे काम करता है। उसमें आपने अभी प्रिंसिपल देखा थोड़ी देर पहले, उस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। सबसे पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ पोटेंशियोमीटर, ये जो आप देख रहे हो दिस सेटअप इज अ पोटेंशियोमीटर। व्हाट आई हैव इज अ 10 वायर पोटेंशियोमीटर, one wire is 1 meter long, so the wire of the potentiometer is 10 meter long of this potentiometer which I have. Now आप क्या देख सकते हो, it is starting from this point, मतलब it is starting from this point इधर से 100 सेंटीमीटर, देन 100 से 200, ये सीरीज सर्किट है, देखो यहां से कनेक्शन है, 200 से 300, 300 से 400, 500, 600, 700, 800, 900, and it ends at this point 1000. So it's a 1000 centimeter long wire. That means it's a 10 meter long wire. ठीक, पहले हम बेसिक सर्किट देख लेते हैं मैंने कैसे अप्लाई किया। ये दो एंड्स है, दिस इज फर्स्ट एंड, फर्स्ट एंड से मैंने एक की लगाई है, की के साथ सीरीज में मैंने एक रियोस्टैट कनेक्ट किया, रियोस्टैट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली दिस टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल। नाउ दूसरे टर्मिनल से मैंने एक एमीटर कनेक्ट किया, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा टर्मिनल मैंने इस एमीटर से कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज द बेसिक सर्किट, दिस इज सप्लाइंग द वोल्टेज। आप इसको कुछ ऐसे सोचो, ये एक बैटरी है, बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में, वन इज दिस रेजिस्टेंस, द अदर वन इज दिस रेजिस्टेंस, दिस वायर हैज सम रेजिस्टेंस। सो जो भी वोल्टेज ये बैटरी सप्लाई करेगी, सम पार्ट ऑफ वोल्टेज विल बी अक्रॉस दिस एंड रिमेनिंग वोल्टेज इज अक्रॉस दिस। लेट मी शो यू, इसको स्विच ऑन करता हूं मैं, यहां से मैंने की को बंद रखा हुआ है। नाउ व्हाट आई हैव इज अ डिवाइस नोन एज मल्टीमीटर। ये आपका वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब कुछ मेजर कर सकता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको शो करने के लिए काम कर रहा हूं। मैंने इसको वोल्टेज पे सेट किया, जहां पे डालूंगा वहां से पता लग जाएगा कितनी वोल्टेज है। ये बैटरी जो है ये सप्लाई कर रही है 11.57 वोल्ट, 11.5 वोल्ट के आसपास ये इस वक्त सप्लाई कर रही है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 5.2, 11.5 ये सप्लाई कर रही है, 5.2 इसके अक्रॉस है, मतलब 6 पॉइंट समथिंग इसके अक्रॉस होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बोला सीरीज में है। देखते हैं जरा, 6 पॉइंट समथिंग वोल्टेज, बाकी थोड़े लॉसेस वॉसेस तो होते ही हैं। सो 5 पॉइंट समथिंग इसके अक्रॉस, 6 पॉइंट समथिंग इसके अक्रॉस, और ये अगर मैं इस रियोस्टैट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, दोबारा ध्यान से, अगर मैं इस रियोस्टैट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। करके देखते हैं, मैंने रियोस्टैट को बढ़ा दिया, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 6.64 हो गई, पहले 6.2 थी, और बढ़ाता हूं, मैक्सिमम कर दिया, इसके क्रॉस वैल्यू आई 7.4। ठीक है, मतलब आप रियोस्टैट बढ़ाओगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी, इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात क्लियर? मतलब इसको कम करोगे तो इसके अक्रॉस वोल्टेज घट जाएगी, इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी। ये बात क्लियर? सो सीरीज, बेसिक सीरीज सर्किट में इसका काम क्या है, इसको मैं कम ज्यादा करूंगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम ज्यादा हो जाएगी। मतलब रियोस्टैट बढ़ाओगे तो रियोस्टैट की वैल्यू बढ़ने से रियोस्टैट के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएगी, वायर के अक्रॉस की वोल्टेज कम हो जाएगी। रियोस्टैट कम करोगे, रियोस्टैट की वोल्टेज कम हो जाएगी, वायर की वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक सीरीज सर्किट है। नाउ
अब आ जाते हैं इस वायर पे। आप देखो ध्यान से, जब मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज इस वक्त है 6.93 वोल्ट। इस वायर की पूरे के अक्रॉस है 6.93 वोल्ट। आपको पता है वोल्टेज डायरेक्ट कब, वो वोल्टेज 6.93 वोल्ट इस पूरी वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जितना ज्यादा लेंथ में कनेक्ट करूंगा उतनी ज्यादा वोल्टेज आएगी। मतलब देखो ध्यान से, मैंने बोला इसके एंड और इस एंड के बीच में 6.93 है। अब मैं इस एंड और इस पॉइंट के बीच में देखता हूं, फर्स्ट वायर को मैंने कनेक्ट किया 0.16, मैं अगली को कनेक्ट करूंगा, लेंथ बढ़ गई, वोल्टेज आई 1.24, नेक्स्ट को कनेक्ट करूंगा और वोल्टेज बढ़ जाएगी 1.54, नेक्स्ट को कनेक्ट करूंगा 2.63, नेक्स्ट कनेक्ट किया 2.96, नेक्स्ट कनेक्ट किया 4.02, नेक्स्ट कनेक्ट किया 4.35, अगले को कनेक्ट करते हैं 5.4, 5.7, 6.79। मतलब जितना लंबा लेंथ होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। तो यही था इसका प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल था? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक और चीज समझो, दो टर्म्स इसमें हम डिफाइन करते हैं, एक होता है सेंसिटिविटी और एक होता है रेंज। सेंसिटिविटी और रेंज। सपोज करो मेरे पास ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, मैंने बोला 6.99 मतलब करीब करीब 7 वोल्ट के आसपास है इन दोनों के अक्रॉस। मैं चाहता हूं मैं इसका ऐसा वोल्टेज मेजर करना चाहता हूं जो 3.5 वोल्ट है। इजीली ढूंढ सकता हूं, ये रहा, मैंने बोला ये देखो ये बढ़ रहा है 0.3, 1.0, 1.7, 2.4, 3.11, 3.87, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। आगे चलते हैं 3.34, 3.45, 4 पॉइंट समथिंग, तो पीछे चलो 3.58, 3.52, 3.50, ये आ गया लेंथ। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3.5 है, मैं इजीली पकड़ लिया। सपोज करो ये 10 वायर की जगह एक ही वायर होती। अगर ये एक ही वायर होती सो पूरी वायर के अक्रॉस 7 वोल्ट होता, 3.5 बिल्कुल मिडल में आता ना। मैंने बोला 3.55 मेजर करना है, 3.5 और 3.6 पास पास होते, मिडल ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, 3.555 निकालना है और मुश्किल हो जाता। सो सेंसिटिविटी का मतलब कि आप कितना ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हो, सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल, थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा वायर का पोटेंशियोमीटर चाहिए। क्यों? अगर यहां पे 7 वोल्ट है सिर्फ पहली वायर में, तो पूरा का पूरा 7 वोल्ट इसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारी की सारे जो पॉइंट्स है वो इसी वायर पे है। बट अब वो 7 वोल्ट जब ये 10 वायर का है तो वो 7 वोल्ट इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। 3.5 देखो, 3.52 देखो, दोनों में काफी गैप था, तो मेजर करना आसान होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी अगर वो लॉन्ग वायर पोटेंशियोमीटर होगा, इसीलिए हम लॉन्गर वायर यूज करते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट, दूसरा पॉइंट है रेंज ऑफ द पोटेंशियोमीटर। रेंज क्या है? ये पोटेंशियोमीटर मैक्सिमम कितना वोल्ट मेजर कर सकता है? 7 वोल्ट। मैं चाहता हूं कि इसकी रेंज को मैं बढ़ा दूं। रेंज को बढ़ाऊंगा तो मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, रियोस्टेट को कम कर दूंगा, बढ़ गई वोल्टेज, तो इसकी रेंज इंक्रीज हो गई। मैं चाहता हूं इसकी रेंज को कम कर दूं, लो जी रेंज कम हो गई। रेंज कम होने से क्या होगा? रेंज कम होने से पूरी लेंथ में कम वोल्टेज आएगी, बट ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। क्यों? इस पूरी वायर में अगर आप 10 वोल्ट मेजर कर रहे हो सपोज, तो यानी हर वायर में 1 वोल्ट मेजर हो रहा है। हर वायर को 1 वोल्ट सोचो, 0.5 0.6 के बीच में गैप काफी लंबा होगा, तो आप मेजरमेंट अंदर की भी आसानी से कर सकते हो।
बट अगर इसी वायर में 100 वोल्ट में मेजर करता हूं तो अब एक वायर में 10 वोल्ट आ गई, यहां तक 5 वोल्ट, यहां तक 1 वोल्ट, 1.5 यहां पे, 1.5 और 1.6 के बीच में गैप ज्यादा नहीं है तो 1.55 निकालना मुश्किल है कि नहीं। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी अब कब ज्यादा बढ़ा सकते हो, अगर आप उसके अक्रॉस वोल्टेज को कम कर दो ताकि आपको बड़ी वायर में कम वोल्टेज मेजर करनी हो ताकि आप प्रिसाइज मेजरमेंट कर सको, या फिर आप लेंथ को बढ़ा दो। दोनों ही केसेस में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस करके आप क्या कर सकते हो, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। ये था बेसिक्स ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। पूरा स्यापा हमने शुरू क्यों किया कि हमें जी ईएमएफ मेजर करनी है, ईएमएफ मेजर करनी है, गाना गाने शुरू से ईएमएफ मेजर करनी है, वो तो की नहीं। अब करते हैं मेजर। हाउ टू मेजर ईएमएफ, हाउ किदा, हाउ टू मेजर ईएमएफ। पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ कैसे मेजर करें। ईएमएफ मेजर करने के लिए हम क्या गेम खेलेंगे, प्लीज ध्यान देंगे। पहले सर्किट बनाते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये ई है, ये हमारा वो फालतू का एमीटर जो कई काम का नहीं है, रियोस्टैट साथ में लगा दी एक ही वायर। अब ये 10 मीटर की हो 50 मीटर की हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, ये वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर है। सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को ले लिया स्मॉल आर, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, इस वायर की लेंथ है कैपिटल एल, और इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस है आर। इस वायर की लेंथ है कैपिटल एल, इस वायर का रेजिस्टेंस है आर। ये जो ऊपर मैंने सेल बनाया इसको बोलते हैं ड्राइवर सेल। ये वो सेल नहीं है जिसको मैं इसको मेजर कर रहा हूं, इसको हमने क्या नाम दिया, ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल मतलब जो सर्किट में करंट को सप्लाई करेगा। अब क्या किया हमने, जिस वायर का हमें वोल्टेज मेजर करना है उसको इस ए एंड से कनेक्ट किया, जिस बैटरी का ये वाला, इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया E1। ये वो बैटरी है या सेल है, दिस इज सेल whose EMF is to be measured। ठीक है, मान लिया इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, होन दो सानू की। अभी देखते हैं क्या करना है। साथ में लगाते हैं इसके गैल्वेनोमीटर, एमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर विद अ जॉकी। अब होगा क्या, यूजिंग जॉकी, यूजिंग जॉकी find a point on the wire for which galvanometer shows no deflection। न्यूट्रल पॉइंट ढूंढो, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं जोड़ूं गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना शो करे। क्यों, पहले तो नहीं शो करेगा तो उससे क्या फायदा होगा, नीचे वाली ब्रांच में करंट जीरो हो गया, तो नीचे वाली ब्रांच की वोल्टेज कितनी हो गई, ईएमएफ के बराबर, चाहे उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि करंट ही नहीं है। ऐसा होगा क्यों, ऐसा होने का सिंपल सा कारण यह है, यहां से जो करंट आएगा वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, ये भी तो सप्लाई करेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो नीचे वाली ब्रांच में करंट कितना हो गया, जीरो। ठीक है, ऐसा कब होगा,
अब इस सर्किट को मैं एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पोटेंशियोमीटर वायर को मैं ऐसे बना रहा हूं जान के, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, रियोस्टेट के साथ ज्वाइन करते हैं। जो नीचे वाला सर्किट है उसको भी बनाते हैं। जो नीचे वाला सर्किट है वो ये रहा, E1 विद अ गैल्वेनोमीटर। मैंने ये पॉइंट ढूंढा। अब यहां से जो करंट आएगा वो ड्रॉप बनाएगा प्लस माइनस, ये भी है प्लस माइनस। जब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली ऐसा हुआ, ऊपर एक वोल्टेज बन गई, नीचे एक वोल्टेज बन गई। अगर ये दोनों वोल्टेजेस बराबर होंगी तो सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, जीरो। कहने का मतलब अगर वो सी पॉइंट है तो ए और सी के बीच में जो वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगी, E1 के। ये वोल्टेज और ये वोल्टेज अगर बराबर हो जाए तो नीचे वाली ब्रांच पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन फॉर दिस पॉइंट। voltage across wire becomes equal to EMF of cell। मतलब मान लिया ये L, स्मॉल L लेंथ पे हो रहा है, मतलब EMF कितना हो जाएगा, K टाइम्स द L। मानते हो? और सिंप्लीफाइड पहले लिख देता हूं, मतलब जो EMF E1 होगा वो हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस AC। वोल्टेज अक्रॉस AC क्या होगा, K टाइम्स द लेंथ होगा कि नहीं होगा? मानते हो यहां तक बात? K टाइम्स टोटल लेंथ क्या होगा, पूरी वायर की वोल्टेज, K टाइम्स L क्या होगा, यहां की वोल्टेज। अब हमारा टारगेट क्या है, ऊपर वाले सर्किट से K निकालना है। देखो यहां क्योंकि करंट नहीं जा रहा तो इसको हम भूल सकते हैं, करंट नहीं जा रहा तो ये ओपन सर्किट हो गया ना, इसको भूल जाओ। अब ऊपर वाली ब्रांच में करंट निकालो। इन अपर सर्किट, इन ड्राइवर सर्किट, ड्राइवर सर्किट में करंट कितना होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो गया, वायर की रेजिस्टेंस, रियोस्टेट की रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब वायर के क्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई, I इंटू वायर की रेजिस्टेंस, मतलब ER अपॉन R प्लस RH प्लस स्मॉल r। मतलब K की वैल्यू क्या हो गई, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल लेंथ। टोटल वोल्टेज कितनी है, ये टोटल लेंथ कैपिटल L। नंबर 2, सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, आपके पास E1 आ जाएगा, K माने ये E अपॉन R प्लस RH प्लस स्मॉल r इंटू R अपॉन कैपिटल L और ऊपर L। ये आंसर आ गया EMF। फॉर्मूला नहीं रटना, लॉजिक याद करना है। लॉजिक क्या है, नीचे वाले सर्किट से आप K निकालोगे, ऊपर वाले सर्किट से K निकालोगे और इक्वेट कर दोगे। 99% क्वेश्चन इसी लॉजिक से हो जाएंगे। कौन से बोला, नीचे वाले सर्किट से K निकालो, ऊपर वाले सर्किट से K निकालो और दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एक बैटरी है, लेट्स से ये 10 वोल्ट की बैटरी है। आपने एक रियोस्टेट लगाया, इसकी रेजिस्टेंस है, या एक रेजिस्टर लगा दिया, इसकी रेजिस्टेंस है लेट्स से 10 ओम्स। आपके पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है और लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस भी है 10 ओम्स और इसकी लेंथ है लेट्स से 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है और इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। मुझे बोला एक बैटरी है,
ये ईएमएफ की अननोन ईएमएफ ई है और ये बैलेंस पॉइंट दे रही है लेट्स से 3 मीटर्स पे 3 मीटर कह रहा हूं 30 सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर की पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। आपको ई निकालना है। ईएमएफ कितना होगा, चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आपको बोला ये बैटरी है ईएमएफ ई, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है लेट्स से 2 ओम्स, आपको ई की वैल्यू निकालनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है क्योंकि नीचे वाले सर्किट में क्या है, करंट ही नहीं है। जब करंट ही नहीं है तो इसका कोई काम ही नहीं है। यहां तक बात समझ में आती है? पक्का क्लियर? अब जरा ध्यान दो, हम क्या करेंगे, दोनों सर्किट्स को इंडिपेंडेंटली यूज करेंगे। पहले बात करते हैं अपर सर्किट की। मर्जी आपकी, जिस मर्जी की बात करो। फॉर प्राइमरी, इसको प्राइमरी सर्किट नाम देते हैं, आप कुछ भी नाम दे दो आपकी मर्जी, वैसे प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। सो प्राइमरी सर्किट में क्या होगा, करंट होगा। करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 10, करंट आ गया हाफ एम्पियर। पूरे वायर की वोल्टेज निकालो। ऊपर वाले सर्किट से के कैसे निकालना है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल करंट कितना हो गया उससे वोल्टेज निकालेंगे, आई इंटू वायर की रेजिस्टेंस। करंट है हाफ, वायर की रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, ये आ गया 5 वोल्ट। मतलब के की वैल्यू हो गई V अपॉन टोटल लेंथ 5 अपॉन 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि आगे सेंटीमीटर में। अब आ जाओ सेकेंडरी सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में। सेकेंडरी सर्किट का इक्वेशन कैसे बनती है, ईएमएफ इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। तो E इज इक्वल टू के टाइम्स 30। के की वैल्यू ऊपर से नीचे सब्सटीट्यूट, 5/100 इंटू 30, 5 या 15, 1.5 वोल्ट इसका ईएमएफ आ गया। समझ में आई बात? क्लियर? 99% क्वेश्चन यही होते हैं। काफी क्वेश्चंस में क्या होगा, ईएमएफ दिया होगा, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी होगी। कुछ में नीचे का सब कुछ दिया होगा, ये रेजिस्टेंस निकालना होगा। यही मैनिपुलेशन करना है। हर एक में कंसेप्ट क्या है, ऊपर से के निकालो, नीचे से के निकालो, इक्वेट कर दो। समझ में आया यहां तक? पक्का? इसको प्लीज अपने हाथ से तमीज से लिखिए। इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछिए, इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूं। अब मैं पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ निकालना चाहता हूं एक सेल का। ये अपर सर्किट मेरा सेम है जो पहले चल रहा था, एक और मैंने सर्किट कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट है जो मेन सर्किट है, जो कि इसमें करंट सप्लाई कर रहा है। ये सेकेंडरी सर्किट है। इस सेल की मुझे ईएमएफ मेजर करनी है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। कैसे करेंगे, देखो मैंने किया क्या, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी था, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्टेड था। पॉजिटिव से ही जो अननोन सेल है उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे। नेगेटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से होता हुआ मेरे हाथ में एक जॉकी है। नाउ यहां पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स भी कई बार लगाते हैं, लगाना चाहिए ताकि अगर करंट ज्यादा फ्लो कर जाए तो गैल्वेनोमीटर खराब ना हो। ठीक, होता क्या है, ये वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा है, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस कुछ है। जिस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, जब इसकी वोल्टेज उस पोर्शन की वोल्टेज के बराबर हो जाए जो भी मैं कर रहा हूं, तो यहां पे गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना शो करे। उस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी वो इस ईएमएफ के बराबर होगी। ठीक, कैसे देखो जरा, ये आपके पास एक सेल है, ये अननोन ईएमएफ। पहले तो चेक करेंगे सर्किट लगाने के बाद ठीक लगाया कि नहीं, उसका क्या तरीका है। दोनों एंड्स पे आप इसको टच करो, गैल्वेनोमीटर रिवर्स रीडिंग शो करना चाहिए। एक करा, राइट साइड गया, दूसरे में लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब सर्किट मेरा ठीक है। अब मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे। ध्यान से देखो, इसमें जेंटली हल्के हाथ से प्रेस नहीं करना है। ये पॉइंट है जहां गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, दिस पॉइंट। इसकी लेंथ देख लेते हैं कितनी है। यहां पे था 0,
उधर हुआ 100, 200, 300, 400, 454, 454 लेंथ पे इसने क्या शो किया? जीरो डिफ्लेक्शन। सो मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी ईएमएफ इज इक्वल टू के टाइम्स 454। मैं के निकाल लूं अगर, तो मैं ईएमएफ निकाल सकता हूं सेल का। ठीक है, इसी से आप कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ भी कर सकते हो दो सेल्स की। एक सेल है, एक और सेल ऐसे ही कनेक्ट करो, दोनों की ईएमएफ निकालो। एक के लिए हो जाएगा E1 इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, दूसरे के लिए हो जाएगा E2 इज इक्वल टू के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ। दोनों को रेशियो ले लो, के कट जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन जो अभी मैंने वीडियो में दिखाई, ये तो हो गया ईएमएफ मेजर हमने ऐसे किया। हम इससे एक काम कर सकते हैं, हम कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स कर सकते हैं दो सेल्स का। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स कैसे कर सकते हैं दो सेल का, उसको ध्यान दीजिए। दो सेल की ईएमएफ को मेरे को कंपेयर करना है। पहले तो वही एक मेरे पास मेन प्राइमरी सर्किट में ड्राइवर सेल है, रियोस्टेट लगाया, ये वायर हो गई, ये मेरे पास ड्राइवर सर्किट है। ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर, ये रियोस्टेट, ये ईएमएफ ई, ये हमारा ड्राइवर सर्किट है। अब जो नीचे सर्किट है इसको थोड़ा सा बदलते हैं। ए ही एंड से ये कर दिया E1, इसी एंड से एक और तार लेके E2। अब लगाया एक टू वे की, विद अ गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी। ये जो है इसको बोलते हैं टू वे की। टू वे की का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये यहां पे ज्वाइन कर दूंगा तो ये सर्किट में आ जाएगा, अगर मैं इसको हटा के ये ज्वाइन कर दूंगा तो ये वाला सर्किट में आ जाएगा। सो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, लेट्स से ये पॉइंट है 3। मैंने 1 और 2 को ज्वाइन किया, 1 और 3 को ज्वाइन किया, मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ L1 आई। व्हेन 1 and 3 are joined, let the balancing length वो मान ली L1, तो E1 कितना हो जाएगा? K टाइम्स L1। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी? K टाइम्स L1। अच्छा, अब 1 और 2 की जगह, सॉरी 1 और 3 की जगह कनेक्ट कर दिया मैंने 2 और 3। when 2 and 3 are joined, अब बैलेंसिंग लेंथ चेंज होके मान लिया आ गई L2। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L2। सो अब आपके पास E2 कितना हो जाएगा? K टाइम्स L2। दोनों को डिवाइड करो, E1 अपॉन E2 कितना होगा? L1 अपॉन L2। कंपेयर हो जाएगा। सो कंपैरिजन कर सकते हो दो सेल्स का यूजिंग पोटेंशियोमीटर। दोनों की ईएमएफ किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, कितना प्रोपोर्शन में ज्यादा है, कितना प्रोपोर्शन में कम है, वो आप कंपैरिजन कर सकते हो यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये पहला एप्लीकेशन क्लियर। दूसरा मतलब, पहला तो ईएमएफ मेजर करने का था, दूसरा कंपैरिजन हो गया। एक और होता है, हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे क्वेश्चंस बहुत मजेदार बनते हैं। फाइंडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल की इंटरनल अंदरूनी रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? सेल की अंदरूनी रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम बात करेंगे सर्किट की। ये हमारे पास सर्किट हो गया, एमीटर, रियोस्टेट,
ये ए बी इज अ पोटेंशियोमीटर वायर। अब हमने क्या किया, ये रहा सेल, इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसको मैं सीरीज में शो कर रहा हूं विद अ गैल्वेनोमीटर एंड अ जॉकी। ठीक है, एक छोटा सा काम और किया, ये ई सेल है, मैंने यहां पे एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया विद अ की। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, पहले पहले स्टार्टिंग सिंपल करते हैं। व्हेन की के इज ओपन, जब की ओपन होगी इसका कोई काम नहीं है, पुराना सर्किट है। लेट बैलेंसिंग लेंथ, लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L1, तो हम लिखेंगे E किसके बराबर, K टाइम्स L1, नंबर 1। एनी प्रॉब्लम? अब गेम खेलते हैं, जैसे ही मैं इस की को बंद करूंगा यहां करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, चाहे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन भी शो करे, ये तो पक्का 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 करंट होगा कि नहीं होगा। मतलब अब सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ईएमएफ नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, क्योंकि यहां तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा। सो व्हेन की के इज क्लोज्ड, then voltage, then current will flow through the cell, सेल से करंट फ्लो करेगा ही करेगा। एंड इफ वी फाइंड अ पॉइंट on the wire for which galvanometer shows no deflection, then that point corresponds to टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स L2 होगा। ऑब्वियसली L2 छोटा होगा L1 से, बिकॉज V छोटा होता है E से। छोटी वोल्टेज के लिए मान लिया अब ये L2 पे आया। सो अब आप अगर इसको डिवाइड करें, E बाई V, ये हो जाएगा L1 बाई L2, नंबर 3। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। पढ़ा है कि नहीं? मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। मतलब स्मॉल r किसके बराबर आ गया, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आया समझ? कहने का मतलब यहां तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा, अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस का भी काम आ गया। मतलब जब आप ये एक्सटर्नल सर्किट एक्स्ट्रा लगा देते हो तब करंट फ्लो करेगा, तब जो वोल्टेज होगा वो इन दो पॉइंट्स के वोल्टेज के अक्रॉस की वजह से बैलेंस पॉइंट आएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड काफी बार क्वेश्चन आता है। इजी है, मुश्किल नहीं है। आप बस देखो, फिजिक्स में सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आप बिना रट्टा लगाए काम कर सकते हो, अगर आपको क्लैरिटी हो कि सर्किट काम कैसे कर रहा है। सर्किट का काम आपको क्लियर है तो हो जाएगा। समझ में आ गया? आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, ये पूरा कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इसका यह है कि नल पॉइंट निकलेगा कब नहीं। मतलब
एरर क्या क्या हो सकते हैं इस सर्किट में, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर in the circuit, in the potentiometer circuit, if we are unable to find, to locate balance point. ऐसे कौन से एरर हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब that is we are getting single side deflection. अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिकल में एक चीज बताई कि जब आप ए पे कनेक्ट कर रहे हो गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, बी पे कनेक्ट किया दूसरी तरफ हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में होगा. अब आपने ए पे कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर इधर शो कर रहा है, बी पे कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर अभी भी इधर ही है, मतलब ए पे भी कनेक्ट करने पे इधर है, बी पे भी कनेक्ट करने पे इधर है. हैप्पी बर्थडे हो गया. अब तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं. क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल एरर है? पॉसिबल एरर 1 जो कि सबसे ऑब्वियस और बड़ा सिंपल है, पॉसिबिलिटी नंबर 1. पहली पॉसिबिलिटी, नीचे वाली बैटरी को उल्टा लगा दिया मैंने. अभी आप देखो जब हमने ईएमएफ मेजर किया तो नोटिस करो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ए पॉइंट, इससे इसको पॉजिटिव को ही कनेक्ट किया. क्यों? क्योंकि ये प्लस को प्लस ने कैंसिल आउट करना है ना. अगर मैंने इस गलती से बैटरी को उल्टा लगा दिया तो ये बैलेंस थोड़ी ना होगा, ये तो सपोर्ट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा ही करेगा. एक एरर ये हो गया. पहला एरर क्या हो गया? इफ possibility 1 that battery is connected with opposite polarity. अब जरा ध्यान देना, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यही एरर है? दो एरर हो सकते हैं, एक ये मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं इसके लिए. पॉसिबिलिटी 2, फिर आइडेंटिफिकेशन भी बताता हूं. पॉसिबिलिटी 2, पहला तो पॉसिबिलिटी ये है कि भैया बैटरी उल्टी लगी हुई है, ये तो क्लियर है ना. दूसरी पॉसिबिलिटी, आपका जो ड्राइवर सेल है लेट्स सपोज वो 10 वोल्ट का है, तो क्या वो पूरी की पूरी 10 वोल्ट बैटरी उसके क्रॉस दे रहा है, वायर के क्रॉस? कुछ कम देगा. मान लिया पूरा दे रहा है, मैंने रियोस्टेट को कम करके 0 ही कर दिया, कर सकता हूं ना. पूरे के पूरे 10 वोल्ट दे रहा है, नीचे जो बैटरी लगी है वो 15 वोल्ट की है. 0 कहां से ढूंढेगा? क्योंकि ये 15 वायर के क्रॉस 15 को क्या होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए. अब अगर नीचे वाली बैटरी बड़ी लग गई तो वो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं ना. आपकी वायर एक फुट्टा है आपके पास 10 सेंटीमीटर का, आप उस पर 15 सेंटीमीटर का पॉइंट ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते. तो ये दूसरा पॉसिबल एरर हो गया. दूसरा पॉसिबल एरर क्या है? पॉसिबल एरर नंबर 2 क्या है? दैट बैटरी या सेल whose voltage is to be measured is more than the voltage of ड्राइवर सेल. ड्राइवर सेल की वोल्टेज से ज्यादा है, मतलब दैट इज वोल्टेज अक्रॉस वायर. अब एक चीज देखो, इसको आप इजीली ठीक कर सकते हो. सपोज करो आपने सर्किट लगाया, आपने देखा यार दोनों तरफ सही डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, अब क्या करें? तो आप क्या करो, अगर आपको मतलब रेंज का फर्क पड़ रहा है ना, तो आप क्या करो, रियोस्टेट को कम कर दो. रियोस्टेट को अगर आपने कम कर दिया तो आपने ज्यादा वोल्टेज किसके अक्रॉस छोड़ दी, वायर के अक्रॉस. तो ये एरर आप इजीली ठीक कर सकते हो रियोस्टेट को लेफ्ट राइट करके, बशर्ते कि बैटरी की वोल्टेज नहीं ज्यादा हो. क्योंकि वायर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज आ सकती है
वो तो ड्राइवर सेल की वोल्टेज होगी ना। अगर उससे ही कम हुई फिर तो ठीक हो ही नहीं सकता, फिर तो आपको नई बैटरी यूज करनी पड़ेगी। आई बात समझ? अच्छा, दोनों में से एक एरर है। आपको मैंने सर्किट दिया, मैंने बोला आइडेंटिफाई करो कौन सा एरर है, सिर्फ डिफ्लेक्शंस देख के। सपोज करो इस एरर की बात करते हैं, या इस एरर की पहले बात करते हैं, इजी है इसका एरर ढूंढना। इस एरर की बात करते हैं। होता क्या है, जब सही सर्किट होता है तो क्या होता है, ए पे डिफ्लेक्शन है, न्यूट्रल पॉइंट आया, बी पे चली गई, ये सही सर्किट की निशानी है ना। अब आप ए पे डिफ्लेक्शन पे हो, यहां पे पहुंचे, बी पे पहुंच गए, जीरो पे पहुंचे ही नहीं। मतलब अगर ए पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, बी पे कम है, मतलब अब सर्किट तो सही है ना, क्योंकि वो न्यूट्रल की तरफ तो जा रहा है। सर्किट तो सही है क्योंकि वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। तो अगर ए पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, बी पे डिफ्लेक्शन कम है, मतलब ये वाला एरर है। तो ये एरर कब होगा, आइडेंटिफिकेशन इस एरर की क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन है कि डिफ्लेक्शन एट ए is greater than that at B. B की डिफ्लेक्शन से A पे डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो A से B की तरफ जा रहे हो, तो you are going towards neutral point, but you are not reaching the neutral point. How to remove this error? We can remove this error by decreasing the value of rheostat. वायर के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा छोड़ दो। इफ दैट ऑल्सो हैव लेस इफेक्ट, then we have to use driver cell of greater EMF. पहला ऑप्शन, रियोस्टैट कम कर दो, ज्यादा वोल्टेज छोड़ो, फिर भी इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ड्राइवर सेल ही छोटा है, उसको बदलना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब इस एरर पे आ जाओ। इस एरर में हो क्या रहा है, सर्किट से समझो। ये ईएमएफ, ये एमीटर, ये रियोस्टैट, ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर, ये उल्टी लगा दी बैटरी। अब क्या होगा, करंट आया, करंट आया, इससे भी आया, तो यहां पे मुझे क्या मिला, डिवाइड हुआ, तो ये तो सपोर्ट हो गया ना, तो यहां तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। अब इधर एक चीज नोटिस करो, यहां तो ड्रॉप प्लस माइनस ही मिलेगा, ये माइनस प्लस है, तो बेसिकली हुआ क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस, सपोर्ट मिल रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, सपोर्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, करंट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर ए पे डिफ्लेक्शन कम है, आप बी की तरफ जा रहे हो, डिफ्लेक्शन बढ़ती चली जाएगी, मतलब क्या हो गया, ये वाला एरर है। मतलब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इस एरर की आइडेंटिफिकेशन कैसी है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए if we move from A to B, deflection will keep on increasing, because support of wire voltage to the battery will increase, thereby increasing current. समझ में आई बात? इसको ठीक कैसे करेंगे,
we can remove this error by reconnecting circuit in correct form. और कोई तरीका नहीं है, खोलना ही पड़ेगा सर्किट, बैटरी को उल्टा करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गई बात? पूरा क्लियर? ये था कंप्लीट पोटेंशियोमीटर। क्वेश्चन समझने उसके लिए आपको तमीज से एक एक चीज इसकी पहले पढ़नी पड़ेगी, दोबारा ध्यान से पढ़िए, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है?